बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से टेट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं जी। रबीउल अव्वल का चांद तमाम आलम इस्लाम को मुबारक। मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए ये दिन ईद से कम नहीं, ये महीना ईद से कम नहीं। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का जश्न जो है वो ना सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, बल्कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता है तो जी हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में चरागाह करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ हर जगह पर हम देखते हैं महफिल का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जश्न जो है ये हम हर साल देखते हैं कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर साल जो है इसमें वुसअत आती जाती है। तो नबी करीम से मोहब्बत जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो नात के सिलसिले में हमें नात की सूरत में करते हुए नज़र आते हैं जी। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, एक एक कमेंट इनका ले लेते हैं फिर चलते हैं जी। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया है, माह मुबारक का आगाज़ था और कल क्या खूबसूरत मैं चांद देखने के लिए बाय द वे बाहर खड़ी हुई थी मगरिब की नमाज के बाद। सो मैंने कहा जी दुआ करेंगे, तो कल बादल इतने ज़्यादा थे, फिर कोई 10-15 मिनट बाद चांद नज़र आया, मैंने खुसूस दुआ की। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी रब्बिल अव्वल। सबको मुबारक हो। रहमतुल आलमीन की इस दुनिया में आमद जो है वो हुई इस दिन और 1500वां ये है जो उनकी तकरीबात हैं मिलाद की। और पूरी मैं समझता हूँ कायनात में वो कहते हैं कि सवाए इब्लीस के सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो सवाए उसी एक मरदूद इब्लीस के तमाम जहानों के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा गया। दो खिताब जो हैं वो उनसे मतलब कहते हैं कि जी रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन। अब आप मुझे ये बताएं कि आलमीन के रब ने अपने लिए आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरा इनके लिए रहमतुल आलमीन का, इससे बड़ी बात क्या? तो बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर वाला मामला है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम भी मनाएंगे, आप लोग भी मनाएं। ये जश्न ना मनाया तो समझे तमाम ईदें, तमाम रोज़े, तमाम जो हाँ इस्लामी तकरीबात जितनी भी हैं, अक्सर एक सवाल कायनात इन्हीं की वजह से बेशक 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 एक सवाल आता होता है पेपर्स में कि इस्लाम के माहिज़ बताएं, तो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें किताबों में भी माहिज़ मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। इस्लाम का माहिज़ सिर्फ एक ज़ात है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने कहा यह कुरान है तो कुरान है, उन्होंने कहा यह नमाज है तो नमाज है, उन्होंने कहा यह रोज़ा है तो रोज़ा है। तो कोई माहिज़ नहीं है उनकी ज़ात के सिवा। बेशक तो वो इस्लाम के माहिज़ हैं और उनके आने की खुशी अगर ना मनाई तो मैंने पहले ही कहा फिर सारी इबादत भी फजूल, सारी इबादत भी फजूल हैं, सारे जश्न भी फजूल हैं, जो कुछ भी हम मनाते हैं सारा कुछ फजूल है। चूँकि ये कायनात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में बनाई है और वो रहमतुल आलमीन है। आप मैं और हाजी साहब इकट्ठे गए मक्का भी गए, मदीना भी गए, लेकिन मदीना में जाके जो आपको एक सुकून मिलता है, एक बिल्कुल इतना रश होने के बावजूद आप फील कर रहे होते हैं कि आप जन्नत में घूम रहे हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है कि आप वो रोज़ा रसूल पर वक्त गुजारें, मस्जिद नबवी में गुजारें। फिर आप वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे हयात तैयबा गुजरी है। एक अजीब सा पुरसुकून सा माहौल आता है। और मैं यकीन करें मक्का भी गया हूँ, एक अजीब सी हैबत होती है जब मक्का मुकरमा में दाखिल होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मस्जिद नबवी में जाते हैं या रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो बिल्कुल आपको एक सुकून महसूस होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर साल वहाँ पे जाऊँ। और हम खुशकिस्मत हैं, दोनों जगहों पे आंसू बहाए जाते हैं, एक जगह पे डर के और एक जगह मोहब्बत के। ये है वहाँ अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह की हैबत से ही जिक्र किया इन्होंने। खाना काबा में जब भी गए तो उनकी हैबत से, अल्लाह की हैबत से बेशक डर के मारे आंसू निकलते कि अल्लाह माफ़ फरमा, तो गफूर रहीम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाते हैं तो मोहब्बत के मोहब्बत बिल्कुल सही किया आपने, मोहब्बत बिल्कुल। चलें जी, कल शाम मौसम बड़ा खुशगवार हो गया था, बारिश अगर हो रही थी तो ठंडी हवाएं भी साथ चल रही थी और अभी भी बाहर हवाएं ठंडी चल रही हैं, खुशगवार मौसम है। अली साई साहब, हवाएं तो ठंडी चल रही हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो सैलाब की हर तरफ से वो चीज़ें ख़तरे के लिए खतरे का बायस बन रही हैं। रात से मुसलसल बारिश जारी थी, सुबह थोड़ी थमी है, लेकिन उसके बावजूद वेदर बहुत अच्छा है। हाजी साहब बाहर खड़े थे तो हल्की सी धूप निकली है, तो हाजी साहब ने फौरी तौर पे अल्लाह ताला से गिला किया कि लो धूप निकल आई। अल्लाह से क्या है वो मैं जानती हूँ, जरा एक दफ़ा मौसम के कुछ तेवर हमने आपको दिखाने हैं, वो दिखा दें।
अब ये सिलसिला बारिश का थमा है। कल रात से वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश अछती में आ रही थी, तो रास्ते में पानी कहीं जमा असर नहीं आया। सो ये बात हम डिस्कस कर रहे थे बाहर कि पहले की निस्बत इस साल उस तरह पानी खड़ा नहीं हुआ। सर 8वें स्पेल में जाके अगर कुछ बेहतरी आ गई है तो नहीं, इसको नहीं, आप 8वें स्पेल में क्या मौसम में आनी है? नहीं है ना, 2 माह में अगर आ गई। मैंने आपसे कहा था आपकी और मेरी बहस शुरू वाली बारिश तो तेज हुई है आमिर भाई, 2-3 दिन वो तो आपके निचेबी इलाकों में आएगा ही आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने बगैर किसी प्लानिंग के सोसाइटीज बनने दी हैं। अभी भी आपको लाहौर के अंदर वेबसाइट पर, एलडीए की वेबसाइट पर मौजूद है कि ये सोसाइटीज जो हैं, तो एलडीए कुछ नहीं ना कर रहा। अगर एलडीए की वेबसाइट पे क्या वो अचार नहीं, वो देते हैं कि गैर रजिस्टर्ड है। हाँ, तो क्या कल भी मेरे पास एक बंदा आया था, उसने कहा जी गैर रजिस्टर्ड में ले बैठे हैं, ना बिजली है ना सीवरेज है। अब आप जब एक प्लॉट लेते हुए आप उसकी वेबसाइट पे नहीं जाओगे एलडीए की, एलडीए ने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। अब रोकना कई इदारों का काम होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ एक इदारे का काम होगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो शहर की बहुत सारी बस्तियां ऐसी बसाई जो गहरी थी, हमने वहीं पे मकान बना दिए मट्टी डालने की, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। उस वक्त अगर कुछ प्लानिंग कर ली जाती तो मेरा ख्याल है नशेबी इलाके बच जाते, लेकिन इस दफ़ा बहुत बचे नहीं। इस दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, डेवस रोड मेरी रोज़ की गुजरगाह है। पिछले सालों की बात की जाए पानी तो बहुत जमा होता था। गवर्नर हाउस वाली साइड पे माल के साथ साथ पानी बड़ा जमा होता था, फिर पटियाला हाउस में पानी जमा होता हाजी कैंप, गवर्नर हाउस के साथ। लेकिन इस साल ना उस तरह, या तो फिर मैं लेट निकला हूँ घर से, लेकिन जिस तरह पानी खड़ा होता था इस साल। चलिए आने वाले सालों में, आने वाली मॉनसून में और ये कहा जा रहा है कि जी, क्योंकि अब ये बासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जो काम किया, कह रहे हैं मजीद बेहतरी आएगी, वो हम आने वाले सालों में देख लेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी हुई तो। समरा भाई वेट करिए, उनकी तरफ चलते हैं। मौसम की सूरत हाल उन्होंने बतानी है। समरा, मौसम इस टाइम कैसा है? फिलहाल बारिश थमी हुई है, खबर तो ये मिल रही है। आई डोंट नो, क्योंकि मानसून की बारिश है तो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो भी रही होती है। सो बताइए मौसम की सूरत हाल कैसी है? खुशगवार मौसम है, हवाएं चल रही हैं, सो कैसा मौसम है? जी है ना, बिल्कुल जैसे आपने बात की कि बारिश थमी हुई है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। रात गए से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी रिमझिम तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी था, जो कि सुबह 7 बजे तक जारी रहा है। लेकिन अब फिलहाल जो है वो बूंदाबांदी भी थमी हुई है और रिमझिम भी नहीं हो रही है, लेकिन शहर का मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। और हम यही देख रहे हैं कि 3 दिन से मुसलसल आसमान पर बादल मौजूद हैं, जो कि वक्फे वक्फे से बरस भी रहे हैं। मानसून के 8वें स्पेल के बरसने का सिलसिला जारी है और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की जा रही है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में जो है वो बादल बरसेंगे, क्योंकि 70% तक बारिश के इम्कानात आज भी मौजूद हैं। इस वक्त भी उफक पर काली घटाओं का बसेरा है और यही लग रहा है कि अभी बरस कर जलथल एक कर देंगी। बारिश से जहां शहर के बासी खुश हैं, उन्होंने शुक्र का कलमा अदा किया हुआ है कि मौसम जो है वो खुशगवार है, उनकी गर्मी से जान छूटी हुई है। वहीं हमें चुरिंद परिंद भी खुश नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ बारिश का पानी जमा है वहाँ पर नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वो भी मौसम की रंगीनों और अनाइयों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तेज बारिश की भी प्रेडिक्शन है कि हल्की फुल्की बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है कि पूरा दिन वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होगी? अना, यही कहा जा रहा है कि आज भी जो है वो मुख्तलिफ टाइम पर जो है कभी हल्की बारिश होगी, कभी रिमझिम होगी, और क्योंकि 70% तक बारिश के इम्कानात हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि तेज बारिश के इम्कानात भी हो सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप बड़ा अच्छा खूबसूरत सा रंग, जैसे वो दरख्तों पर पौधों में फूल खिले नज़र आते हैं, वैसे आप पीछे ग्रीनरी में ऐसे लग रहा है जैसे फूल खिला हुआ है, तो प्यारी लग रही है जी। मौसम भी खूबसूरत है और ज़बरदस्त मौसम जी, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। आमिर रज़ा खान साहब, कभी ये ना वो बड़ा खूबसूरत मौसम है, क्या दफ्तर जाना पड़ा है, बीवी के पास बैठते चाय शाय पीते? नहीं, तेरे 2 टक्कियां दी नौकरी मेरे लखा दा सावन जाए गाना है इस पर, लेकिन उसमें बंदा क्या किया जाए, कह रहे होंगे ना, नहीं उस पर बंदा क्या किया जाए, वो भी ड्यूटी पर जा रही होती है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ हल्की फुल्की अपनी तुकबंदी की शायरी जो है करके अपना दिल बहला लेता हूँ, फिर उसको स्टेटस पे लगा भी लेता हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं उनको भेज देते हैं भाभी को। नहीं, मैं स्टेटस पे लगा लेता हूँ, जिसके जो समझ आए, जिस किसी के लिए भी हो उसको समझ आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको मैं यही कहता हूँ तेरे लिए। उम्र के इस हिस्से में भी अगर आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं, मेरा क्या हिस्सा जी, कब्र ही चलता है। नहीं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। नहीं, कब्र ही चलता है, मुंह तो बाहर है ना। स्टेटस पे लगा के सबके साथ मौसम बच्चों वाली हरकतें करते हैं। हाँ, बच्चों वाली हरकतें। मैं दिल तो बच्चा है जी, मैं तो भाई बच्चा अपना मरने नहीं देता,
जिन्होंने अपने बच्चे मारे हुए हैं वो ये हमारे साथ छोटा मौजूद बच्चा है, हैं। ये ज्यादा कौन छोटा से? बच्चा वो है, ये बाल सफेद करके ये बैठे बिल्कुल हुए ही हैं। ना समझ छोटा बच्चा है ये वाला दिल जो है। ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 3 से 5 हजार तक कूड़ा टैक्स नाफिज। घरों पर शहर में 5 था 40 मरला इमारत को 3 से 5 हजार रुपए का बिल मिलेगा। देहात में 200 से 400 रुपए, मुझे पता नहीं 40 क्यों है। आइंदा हफ्ते में शहरियों को बिल भेजे जाएंगे, यानी हर घर में आना शुरू हो जाएगा आमिर में बिल। बड़ा ही मैं तो ये सब हैरान हूँ कि जो सैनिटेशन आपकी जिम्मेदारी है उसको आप ज़रूर पूरी करें। इस टैक्स को एक तो इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, यानी आप 200 रुपए से 400 रुपए तक, ये नहीं देहातों में 300 है। रुपये से 5,000 वो रुपये देहातों में है। 300 रुपये से 5,000 तक वो नहीं तो ये देहात की घर है। कितने मरले का है वहां से अच्छा, हाँ, decide वहाँ होगा। से शुरू करेंगे ना। देखो ना, अब 5 मरले के घर पे आप समझो कि ये 300 रुपये के पर मरला अगर ये जगह है तो उसके हिसाब से तो ये ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। फिर वो 1500 2,000 रुपये कौन देगा? और उसके ऊपर आप अगर घर आपका ज़रा सा बड़ा है, ये विरासत में भी आ सकता है लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे अमीर लोगों के पास ही बड़े घर हैं, उनको भी ये देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसका कुछ और मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था, कुछ इनको और एक तो ये टैक्स की रकम कुछ कम करें और दूसरा इसको किसी बिल के साथ कर दे। पहले भी वासा का बिल आता तो नहीं, है। इसमें एक चीज़ मैं उसमें कर हाजी साहब को थोड़ा नया बिल बनाने की जरूरत है। एक माजरत के साथ ये बिल आ रहा है, चलें अच्छी बात है। हम वैसे भी कोई प्राइवेट बंदा रखते हैं, 500 रुपया देते हैं या 300 रुपया देते हैं। अल्लाह करे आपके बंदे हर घर तक पहुँचे, कूड़ा उठाएं, गलियाँ साफ़ करें, फिर तो कोई तकलीफ दे नहीं। लेकिन जिस बंदे ने ये सिस्टम अप्रूव किया है, ये राइज करने जा रहा है, उसको बंदा पूछे कि आप प्रॉपर्टी टैक्स किस मद में ले रहे हैं। सही बात है। प्रॉपर्टी अच्छा टैक्स जो point लिया आपने जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि वो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जिसमें सैनिटेशन के काम, वो तमीर व मरम्मत के काम, आपके जो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी ये गली मोहल्ले के काम हैं वो सारे प्रॉपर्टी टैक्स से ही होते हैं। इसका मतलब है कि आपने उस पर प्रॉपर या तो वर्किंग नहीं की, अगर आपने वर्किंग की है तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स को किसी और जगह पे यूटिलाइज कर लें। ये जो कूड़े का टैक्स हाँ, फिर उस पर क्यों ले रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। देखिए ना, पहली तो बात ये पोश इलाकों से इन्होंने शुरू किया और कमर्शियल इलाकों से, लेकिन चलते चलते ये हमारे इलाकों तक आनी ही आनी है, गरीबों के इलाकों तक देहातों फिर अगर तक इसका फायदा हो रहा है, और फिर देहातों तक जानी। आमिर भाई अगर आपका घर साफ सुथरा हो जाएगा तब भी आपको इससे नहीं, घर तो हमने खुद साफ करना है, इन्होंने गलियां बाजार आप देखिए साफ ना, करने हैं। आपको रूटीन में भी प्रॉब्लम होती है। मैंने जाहिर पहले बात भी है आपके घर एक कोई ना दफ़ा कोई पहले तो भी आता तारीफ होगा। की थी कि मैंने पहली दफ़ा देखा कि ये जो बाहर ड्रम पड़े हैं ये भी धो रहे होते हैं। हाँ जी, मैंने मैंने भी आपको सुबह तारीफ की थी। इनका वो लोडर रिक्शे भी आते अब हैं आप इसमें। इनके लोडर रिक्शे भी आने शुरू हो गए। साई साहब वाली बात, वैसे मैं इसके हक में हूँ। मैंने ये कहा कि ज़रा बिल कम कर दें ताकि लोगों को सहूलत हो, और किसी एक बिल में इसके लिए एक अलग से बिल जो भेजना शुरू करेंगे, एक नई टेंशन है। जैसे आप किसी ज़माने में लेस्को के बिल के अंदर टीवी की फीस नहीं डालते थे, अब अगर टीवी का एक अलहदा से लाइसेंस आता था जब जिस ज़माने में, उस ज़माने में एक टेंशन होती थी कि इसको जमा भी कराना है बैंक में जाके। सही। तो अब आप उसी में शामिल करते हैं अपने वासा के बिल के अंदर ही, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा आसानी है। नहीं, उसमें तो सारा कुछ मेंशन है ना कि ये 4 मरले का घर है, ये 6 मरले का घर है, ये 10 मरले का, ये 20 मरले का। इसी तरह वहाँ पे तो आपकी सारी कैटेगरीज मौजूद हैं जो वासा के, चूँकि फिक्स्ड बिल आते हैं ना वहाँ पे कि 4 मरला के घर तक मेरा ख्याल है 1200 रुपये आना। इसी तरह उनकी वो स्लैब्स चलती जाती हैं। तो आप बजाय इस बात के कि एक और टेंशन दे दें, हाँ, एक और बिल दे दें। ਇਹਦਾ कनेक्शन किमें कटणगे? सही बात है। ऐसा इसकी कैसे बिल connection काटेंगे ये वाला? के इसके बिल की अदम अदायगी नहीं, पे आप कौन सा मेरे ख्याल से connection? बहुत सारे लोग तो जमा भी नहीं कराएंगे। मेरा ख्याल उस दुकान के सामने कूड़े का ढेर लगा देंगे। हाँ, नहीं वो तो सारे लाहौर लग जाएगा। और अगर मसला आप ये है, देखिए किसी की चॉइस है ना, आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं मैं खुद अपने तौर पर प्राइवेट तौर आप पर एक चीज़ देखें ना, आप ई चलानिंग कर रहे हैं 2017 से लेके अब तक, आपके 7-8 बिलियन यानी 7-8 अरब रुपए पेंडिंग है लोगों की तरफ है। डेटरेंस नहीं है। जब कोई यहाँ पे भी campaign- बिल पेंडिंग ही रहता यहाँ पे कंपेन आती है तो फिर जाके लोग कुछ ना कुछ देना शुरू करते हैं। नहीं, मुझे बाकी तो ये समझ ही नहीं। देखिए, आप इसको वासा के बिजली के 2-2, 3-3 मीटर हो सकते हैं घर में, हो सकते हैं जी ना हो जी। सकते हैं, बिल्कुल पानी का एक ही होएगा बिल्कुल। या गैस का एक ही होएगा, गैस के 2 नहीं होते हैं। और ऐसे ही भाई, ऐसे ही है। अगर उनमें आप इसको शामिल कर देते ना तो आपको स्टाफ रखना पड़ता, लेकिन चले बेरोजगारी खत्म करने के लिए तो नहीं, ये मे भी हो सकता है। नहीं, ये वासा के बिल इस तरह में के हो जी जाएगा। बिलिंग का डिपार्टमेंट बनेगा, फिर वो बिलिंग भी किया करेगा, फिर वो उसमें
अगर और लोगों मकसद भर्ती शहर किया को जाए। साफ रखना है तो मेरे ख्याल से अच्छा, साई साहब ने भी ठीक बात की है, ये पैसे वसूल करना आपके लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्योंकि कौन लोगों ने जिसके नहीं, लेकिन घर में अगर किसी बिल में शामिल कर देंगे, अगर गैस के बिल में शामिल कर दें, तब हो सकती नहीं, है। ये मुतलका बिल है ना भाई, पानी का। हाँ, मुतलका बिल है पानी का, मुतलका उसमें बिल है, शामिल आपका है। वासा का बिल मुतलका है। सैनिटेशन का तो उसी में चलें सिस्टम अगली रहता खबर है। की तरफ आ जाते हैं। महफूज रोशन प्रोग्राम 7 अरब 50 करोड़ के फंड तलब, जदीद आयात की खरीदारी, खुसूसी तरबियत, ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा, मजीद फंड्स के लिए काबीना से मंजूरी। अच्छा जी, मनसूबे के तहत इंटेलिजेंस विजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किए जाएंगे। अली साई साहब, है ना, ये बेसिकली इतनी जिद्दत। फेडरल के साथ मिलके ये महकमा दाखिला ये काम कर रहा है दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए। फायदा कितना इससे हमें पहुंच जाएगा ना, फायदा देखें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपने जो इस देखा टाइम बड़ा चैलेंज है। ये अब इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई ना कोई कंपेन लॉन्च हो जाती है, उसमें इतनी नेगेटिविटी होती है कि इतने खौफ के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद लोग बाज ही नहीं आते। ऐसे या ही तो है। अवेयरनेस नहीं है, या ये वो वाले अनासर हैं जो बाज आते ही नहीं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़ ही चलना है। तो एक अजीब सा माहौल बनाया जाता है, ज़हन साजी की जाती है और लोग फिर उसी डगर पे चल पड़ते हैं और उसके नताइज आपने देखे हैं कि 9 मई के हमने भुगते हैं। और उसकी वजह यह है कि अब ये गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है कि एक तो खसूसन दहशत गर्दी, इसकी रोकथाम के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। इसी तरह फिर जो सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रोग्राम्स, कोई जो पोस्ट अपलोड की जाती हैं, उन सब पे फौरी तौर पे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है कि सोशल मीडिया को टैकल किया जाए, चूँकि बिल्कुल बेशुतर महार बन चुका है। जिसका जो जी करता है वो उस पर पोस्ट अपलोड कर देता है, फिर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर इसके घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक पूरी सोसाइटी जी है, हमारे बच्चे को तो पता नहीं था। आप तब तक उसको इस्तेमाल ही क्यों करते हैं जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं। मैंने आज तक कभी कोई इस तरह की अपनी कोई पोस्ट अपलोड नहीं की, हालांकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन आपको अपने जो मुल्क की सलामती है उसको सबसे पहले मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हर बंदा फिर स्कॉलर बन जाता है, और जब स्कॉलर बनता है फिर अदारे मुतहरक होते हैं, अदारे मुतहरक होते हैं, फिर FIRs होती हैं, फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर आपको मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। ये कोई नहीं देखता कि आपने क्या किया है। कल मैं एक CCD के अफसर के पास बैठा था तो मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि अभी तक जितने लोग इन पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, कोई बंदा ये साबित कर दे कि इनमें से एक बंदा भी गलत मारा गया है। उन्होंने कहा जो बंदे ठीक हो चुके हैं, जो एक ऐसा केस आया जिसमें उस बंदे ने 3 मर्डर किए थे, कोर्ट ने बरी किया था और उस पर कोई दर्जनों FIR थी, लेकिन पिछले 6 साल से उसने फ्रूट की रेहड़ी लगाई है। उस पर हमने पूरी रिसर्च करवाई, पूरा चेक करवाया और आज वो अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा वो नासूर जो इस सोसाइटी के लिए हर वक्त ख़तरा बन के रहते हैं, जो ना आपकी बहन बेटियों को माफ़ करते, ना आपके घर महफूज होते हैं उनसे, हर वक्त पिस्टल उनके पास होता है, जिस जगह पे जाते हैं वो लोगों को डराते हैं, लूटते हैं, फिर आप सवालिया निशान उठाते हैं हमारे पे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टैकल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फौरी इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल सही है जी। कमांड एंड कंट्रोल से बनने का मकसद दहशत गर्दी है। ये वजारत दिफा को इसीलिए इसमें शामिल किया गया है साथ, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो दहशत गर्दी है, वो चाहे डिजिटल दहशत गर्दी है या फिज़िकल दहशत गर्दी है, दोनों किस्म की दहशत गर्दियों के खिलाफ दोनों पे इस वक्त दोनों पे हाँ इस वक्त जो है काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाला मामला है, ये बहुत पहले हमें इंटेलिजेंस बेस्ड जो कंट्रोल रूम है वो बनाने चाहिए थे। देखें, हमने जंगे मई में अभी इन्होंने जिक्र भी कर दिया उसका, इन्होंने तो खैर मई का वाक़े का वो जिक्र किया, मई में ही हम दुश्मन हमला करते हैं जी, ये पता नहीं क्या मामला है, वो 9 मई हो या 7 मई हो। अच्छा, ये जंगे मई में भी हमने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कामयाबी हासिल की है। किसी जिसको मर्जी क्रेडिट दे दें, लेकिन जो क्रेडिट जिसका है उसको मिलना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अभी वहाँ पे कोई मिसाइल लोड भी नहीं हो रहा था तो बता देते थे कि तुम फलां मिसाइल को फलां जगह से मूव कर रहे हो। ये इंडियंस मान रहे हैं बात,
और हमारे वज़ीर दाखिला ने भी ये बात की कि हमें तो सबसे पहले पता होता था। तो मेरा ख्याल है कोई इंटेलिजेंस का मामला है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी। हमने अभी जो बलूचिस्तान में वो डॉक्टर उस्मान नामी आदमी को भी गिरफ्तार किया, वो भी हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम अब इसमें जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं। हमारे सैटेलाइट बेस्ड जो हैं ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स होंगे, और हमने इस हवाले से चीन के साथ एक माहिदा भी कर रखा है। चीन के साथ माहिदा कर रखा है। उसके जो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे। और ये बहुत आप इन्होंने CCD का जिक्र किया तो ये बिल्कुल अच्छा, CCD का जिक्र आप भी करें। मनशियात साइबर क्राइम कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी बाय द वे CCD को दे दिया गया है। अच्छा इकदाम है, अच्छी इकदाम है। CCD के पास देखें, इस वक्त उसकी दहशत है, नहीं डर है ना। मैं आपको एक बात, और डर जो है यही पैदा करने के लिए आप मुझे बताएं, इस्लामी सजा है हाथ काट दे चोर का, पाँव काट दे राहजन का, गर्दन काट दे कातिल की। क्यों है? ताकि माशरे में ये खौफ पैदा हो कि मैं जुर्म करूंगा तो मारा जाऊंगा। ना एक तो बात ये है कि CCD के पास जो गवर्नर साहब ने वो एक नोटिफिकेशन किया था उसमें 18 थी। उसके बाद IG साहब ने एक लेटर जारी किया, उसमें मज़ीद इनको एम्पावर किया गया। लेकिन CCD ने इनिशली सिर्फ एक काम किया है कि डकैती, मर्डर और बड़ी रॉबरीज और इस तरह की 2-3 चीज़ों पे फोकस किया है, जिसमें जो बड़े बड़े डकैत थे वो मारे गए। अब इसको मज़ीद इन्हांस किया जाएगा। अभी मेरा ख्याल है ये जाएंगे मंशियात पे, उसके बाद फिर फर्दर चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि CCD ने कल इस पे बात हो रही थी, मैंने कहा जी ये जो लोग बच्चियों को राह जाते हुए छेड़ते हैं, वो यही कह रहे थे कि यार ये आपके हमारे लिए होता है जी कि एक दफ़ा गुजरा है, उसने बच्ची को तंग किया, निकल गया। लेकिन वो CCTV जो सोशल मीडिया पे आ गई, वो सारी ज़िंदगी नहीं हट सकेगी। तो उस बच्ची वो कहाँ एक मिनट में शेयर हो जाती है, एक अजीब से ड्रामे में चली जाएगी। वो जब भी उस सामने आएगी तो उसके लिए तो सारी जिंदगी तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक पुलिस वाला पकड़ा गया है, इस तरह के नसूर, हाँ जी, इस तरह का जो नसूर है उसके खात्मे के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, अगर किसी बच्ची को कोई इस तरह तंग कर रहा है तो वो ज़रूर CCD को रिपोर्ट करे। उसको रिपोर्ट फौरी तौर पे करे, CCD से राब्ता क्योंकि अगर आपकी गलियां, मोहल्ले, बाजार, सड़कें महफूज नहीं हैं तो फिर कोई महफूज नहीं है जी। फिर आपको इन चीज़ों को सामने लेकर आना है। लेकिन ये जो 3-4 वाक़यात पिछले 1 माह के दौरान हुए हैं और उसके बाद जो CCD की जानब से कार्रवाई की गई हैं उससे बड़ा फर्क है। लोग नहीं डरते। अभी वो 2 भाई मार दिए, यही तो इशू है ना हमारे मुआशरे का। और लोग डरते इसलिए नहीं क्योंकि वो हाथ काटने वाली सजा नहीं होती। सारे रेडियो वाले हैं जो मैं कहता हूँ कि ये माफिया है, ये रेडियो वाले नहीं है। आमिर भाई आपने देखा किस तरह वो बैट मार। आमिर भाई जो आपने मेंशन किया ना बात के आगाज में कि हाथ काटना सजा थी, सर काटना वो सजा नहीं होती ना, इसलिए लोग नहीं डरते। ये वो बेचारा अपने भाई को देख रहा है और उसको पीछे से आके उसने गला मारा, उसको भी मार दिया। भाई भी मार रहम करे। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जी। अगली खबर है, अस्पतालों में प्रोफेसर्स की किल्लत, रिटायर्ड डॉक्टर्स भर्ती करने का फैसला, अफसर शाही की गलत पॉलिसियां, सीनियर डॉक्टर्स, वैकेलिटी की शदीद किल्लत है। आमिर रजा खान साहब, मेरा ख्याल है स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब जो है तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ बाकी शोबों की तरफ तवज्जो दे रही है, मेरा ख्याल है इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हेल्थ का मामला ऐसा मामला है जिससे किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक ज़रूर जुड़ा होता है। आपसे जिक्र करूँगा, आप कहेंगे मैं अपनी बहन को लेकर गंगाराम, इनसे जिक्र करूँगा, ये कहेंगे जब आप दाखिल थे तो मेरे वालिद साहब भी वहीं हॉस्पिटल में थे। इसका मतलब ये हुआ हम इस स्टूडियो के अंदर जितने लोग हैं हर एक का किसी ना किसी पे ये कोई तरीकाकार नहीं था कि आप पहले तो डॉक्टर्स को रिटायर किया, अब उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। जो उसके बाद आने वाली लॉट है जिन्होंने इन डॉक्टर्स के साथ काम किया था उनको आप तरक्की देने पे जो है वो राजी नहीं है। मैंने ये कल ना जाहिर चौधरी साहब से ये खबर क्योंकि डिस्कस की थी और मैंने उनसे कहा था कि ये बहुत ही अजीब से काम है कि आप रिटायर्ड डॉक्टरों को वापस ला रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर वो कहाँ जाएंगे? वो कहता जी यही तो मेरा भी यही सवाल है कि वो जो जूनियर थे उन्होंने कब सीनियर होना है? जब आप सीनियर्स को अगर भेज ही दिया, आपने रिटायर कर दिया, चले छोड़ दिया, अब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। तो मुख्तलिफ शोबे आप अगर ये शोबों का करें तो आप इनकोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक यानी बच्चों का सर्जरी कार्ड और कार्डियोलॉजी, मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस हैं
जो आप डॉक्टर्स को नहीं देंगे पहले ही ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मैं ये कहता हूँ ज़रा कोई ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं हमेशा हुकूमत से ये बात कहता हूँ। हॉस्पिटल पिछले दिनों मेरी और अन्ना की बहस भी हुई थी, सारी दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, लेकिन तवज्जो देने की बहुत नहीं ऐसा वो क्या मिसाल है कि हाथी मरिया 1.25 लाख का। हाँ जी, देखिए एक बात है कि मुझे तो लगता है ये शोबे में जितने लोग पुराने होते जाते हैं उतने ज़्यादा नायाब होते जाते हैं। ये जो प्रोफेसर हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहिए। आप देखें कि जितनी इनकी सर्विस ज़्यादा होती जाती है उतने ये ज़्यादा, एक तो इनके पास एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस्ड है ना हम तो इसके लिए आप अलहदा से तसल्ली होती है कि अच्छा सीनियर प्रोफेसर साहब से मिल रहे हैं। अगर आप इनके लिए अलहदा एक पूरा यूनिट बना दें, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे ये पेशेंट्स को देखें, मेरा ख्याल है आप 10 ये जो MBBS डॉक्टर्स को दिखा लें और एक प्रोफेसर साहब को दिखा लें, आपकी तसल्ली ज़्यादा होगी। आप भी वहाँ पे रहे थे, आपको याद है जब तक प्रोफेसर साहब विजिट नहीं करते बंदे को तसल्ली नहीं। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो ये कहते ही नहीं कि आप बच्चों के हवाले कर दें, लेकिन जो लोग मसला तय करते हुए बिल्कुल नहीं सीनियर कैटेगरी तक आए वहाँ पर आपको रोक दिया जाए। नहीं रोक कैसे रहे भाई साहब, वो रोक रहे ना, उनको नहीं ना सीटें खाली कर दी सर, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं ना। ओहो, सीटें खाली कर दी। जो पीछे से जूनियर चलते चले आ रहे थे वो अब जूनियर नहीं रहे, वो अब सीनियर हो गए। लेकिन उनकी जगह पे आप उनको नहीं लाना चाह रहे, उनको लाना नहीं चाह रहे, अब वो सीनियर थे। बिल्कुल वो सीनियर थे। अच्छा जी, चलें जी अब आगे आ जाएं, टीचिंग अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। बेशतर तिबी हालात खराब, इलाज मुआलजा मुतासर। मुझे CM साहिबा के वो 1-2 दौरे याद आ रहे हैं जब वो गई और दौड़े लग जाती हैं जी। नो डाउट हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरे ख्याल से उस तरह से दोबारा से ज़रूरत है। आप अस्पतालों के मामला जितने मर्जी बेहतर कर लें, क्योंकि रूटीन वाले काम है, यहाँ पे फॉलोअप बहुत मैटर करते हैं। अगर तिब्बी हालात ख़राब है तो मरीज़ तो मुतासर हो रहे होंगे। और टीचिंग अस्पतालों में आपको पता है जी रोज़ाना की बुनियाद पर रश कितना रहता है। अली साहिब साहब, ना ये देखें, जब तक नए हॉस्पिटल्स नहीं ना बने तब तक ये मसला हल नहीं होना। साहिब साहब, नए हॉस्पिटल बन जाएं लेकिन पुरानों को भी तो बेहतर करना है ना। मैं क्राइम की बीट करता हूं और मैंने हमेशा जब कभी किसी इमरजेंसी में गए हैं, वहाँ पे ड्यूटी हमारी होती है, किसी जगह पे भी आपको ये खाली जगह मिलती नहीं। इवन MS के दफ्तर के बाहर चले जाए, वहाँ पे भी इस तरह होता है जैसे कोई न्याज तकसीम हो रही है। आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इस शहर की अपनी आबादी इतनी ज़्यादा है, फिर आप पूरा पंजाब के लोग आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से आपके हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे होते हैं। तो जब आप ऊपर देख रहे हैं, नहीं वैसे अपने आप को गर्दन को भाभी याद आ रही है ना, तो यहाँ आसमान तो याद आनी चाहिए ना, अल्लाह ताला से कोई दुआ कर सकते हैं। मैंने कहा शायद ऊपर पता नहीं क्या। नहीं वो भाभी याद आ गई ना, गर्दन पे थोड़ा सा निशान है पीछे। नहीं, मुझे समटाइम बड़ी वो अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। क्या सर खोखर साहब के बड़े भाई हैं ये? तो वो तो हमें पता है ना कि बस उनसे मुंसलिक है। चलिए जी, बैक टू द टॉपिक। तो वो मसला ये है कि जब तक नए हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे आपका लोड ही इतना होता है। अभी मेरा एक कज़न है, वो सियालकोट से है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुसलसल मुझे कॉल कर रहा है, कह रहा है जी कि मेरे आगे कम से कम 300 बंदा खड़ा है, छोटे बच्चे की NGO करवानी। तो जब आपके हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं तो फिर आपका इक्विपमेंट, हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, टीचिंग अस्पताल है ना, गंगाराम अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और यहाँ पे मेरा सुबह के टाइम इन्हीं अस्पतालों में जाना भी हुआ है। यकीन माने बहुत ज़्यादा रश होता है, और अगर आपको बताओ ना कि कोई हालात ख़राब है, मशीन्स ख़राब हैं, लोग बड़ा मायूस। नहीं बिल्कुल, मेरा भी जाना होता है, ये सबका ही, मैं तो पहले कहा सबका ही तलक रहता है। लेकिन अप्रिशिएटेड कि मरियम नवाज़ ने जापान गई हैं तो सबसे पहले जिस जगह का दौरा किया वो हॉस्पिटल था, ताकि वहाँ के देखा। और उन्होंने ऐलान किया चाइना का, उसमें भी हॉस्पिटल गए और उन्होंने कहा कि मैं जो नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बनाने जा रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें वहाँ, ये बिल्कुल साई साहब वाली बात है। जब तक आप नए हॉस्पिटल भी बनाएंगे, पुरानों पे बर्डन इतना ज़्यादा है, आपकी मरीजों की लाइनें लगती क्यों हैं? आप ये देखें ना, पुराने अस्पतालों में अब असल में इमारतें बहुत पुरानी अगर मैं बात करूँगा तो बात दूर तक चली जाएगी। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स माफिया जो है उसने इन सरकारी हॉस्पिटल्स को चलने ही नहीं दिया, और यहाँ पे भी डॉक्टर काम करते थे, वहाँ पे भी। अभी आप जो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर भर्ती करेंगे, ये देख लीजिएगा 2-1 प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट होंगे। सही कह रहे हैं, तो वो यहाँ टाइम देंगे, वो वहाँ पे देंगे जहाँ पे उनकी 5,000 10,000 भाई। एक चीज है, ज़ाहिर वो रिटायर्ड है, वो जहाँ मर्जी करें, क्यों नहीं करेंगे? यही तो कहता है, उनको ना दे, वो करें जहाँ मर्जी करें। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सलाम पेश करना चाहेंगे शोहदाए वतन को। बिलाशुबा उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारा मुल्क सलामत है इन शोहदा की कुर्बानियों के पीछे। लेकिन इनकी फैमिलीज़ जो आज भी राह तक रही हैं, बिलाशुबा सर तो उनके फ़ख्र से बुलंद हो गई, लेकिन बावजूद इसके वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की आज पहली बरसी है। जान सलामत रहे ना रहे, सरजमीन पाकिस्तान सलामत रहे। और शोहदा यही जज्बा लेकर जब मैदान में उतरते हैं तो अपने मुल्क के लिए अपना परचम थामे सब कुछ भूल जाते हैं। आमिर रज़ा खान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ये बेशक। मुझे स्कूल के ज़माने में ये चीज़ समझ नहीं आती थी और ऐसे लगता था जैसे ये सिर्फ 6 सितंबर को 1965 की जंग के हवाले से हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। और फिर वो माला बेगम का वो गाया हुआ ए राहे हक़ के शहीद हो। अब जब इस उम्र में मैं वो दोबारा सुनता हूँ और हालात देखता हूँ कि हमारे फ़ौजी जवान जो हैं किस तरह अपनी जान निछावर कर रहे हैं, तो मुझे वो जो अशार माला बेगम के हैं वो आंसू ले आते हैं, इसलिए कि जब वो ये शहीद होते होंगे और इनका खून का कतरा गिरने से पहले कबूल कर लिया जाता होगा, और जब हुसैन जो थे वो इनको थाम रहे होंगे। आप ज़रा मंज़र सामने लाएं। तो आज भी मैं कभी रोए बगैर रहता नहीं था। मैं शायद मुझे उस वक्त समझ नहीं थी, अब समझ है। अब क्योंकि समझ इसलिए भी है कि अब मैं ख़ुद मीडिया में हूँ, मैं रोज़ाना ऐसी ख़बरें देखता हूँ। मेरे वतन के जवान, मेरे अंदरूनी बैरूनी अंदरूनी बैरूनी, और चारों तरफ से हम घिरे दुश्मन में हैं, और अंदर दुश्मन, बाहर दुश्मन। और अगर हम आज आराम से अपने घरों में जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, वो जो जवान, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो फोर्सेस में है, एयर फोर्स में है, सरहदों बहरिया पर में हमारी है, हिफाजत के लिए खड़े। वो अंदरूनी और बैरूनी सरहदों पे हैं, वो जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या अजीम अजर उनके लिए रखा हुआ है। और आप ये शोहदा देखें, को, सॉरी मैं आपकी जी, बात जी। काट रहा हूँ, नबियों के बाद जो दूसरा दर्जा है वो शोहदा का है। तो आप अंदाज़ा करें, आज उनकी पहली बरसी है, सिर्फ 26 साल की उम्र। मैं अब उसकी उम्र को देख रहा था और मैं सोच रहा बलूचिस्तान था में कि उनके शहीद हुए। अल्लाह ने कैसी उसको सादत दी। अल्लाह और पाक उनकी फैमिली को सब्र सबर जमीन। आप देखें है ना, एक तो ये चीज़ है, हमारी सारी फोर्सेस जो हैं वो हर वक्त एक्टिव होती हैं। आप बॉर्डर पे खड़े हैं, ये जो दहशत गर्दी है ना, ये जो आपकी अंदरूनी दहशत गर्दी, इसका अब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैं सुबह उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं वो स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक वीडियो आ गई। दहशत गर्दों ने पाक फ़ौज की गाड़ी जा रही थी, उस पर अटैक किया, उसकी बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की हुई है। ये वाली जो दहशत गर्दी है ना, ये बड़ी खौफनाक है। ये वो लोग हैं जो आपके अंदर बैठे ही अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और बैरूनी जो लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही वो चीज़ है जो आमिर भाई कह रहे थे कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात बेशक है। कौम की इन हयात। लोगों को पता है कि हर रास्ते पे ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी हिफाजत के जान लिए हथेली पर लिए सलाम पेश करते हैं उन माँ बाप को जिनको पता है कि उनका बेटा, जिसको वो वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर भेज रहे हैं, वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। सलाम उन बच्चों को, उन बीवियों को जो अपने सर के ताज जो हैं उनको इस तरह से शहादत की राह में खुद ब खुद भेज देते हैं। सो आज हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम शहीदों को जिनकी वजह से आज कौम की हयात है।
और मुझे इसके बाद उन वालिदैन के अल्फाज, उस वालिद के अल्फाज याद आते हैं आमिर भाई, जो कहता है कि मेरा एक और बेटा भी होता तो मैं उसको वतन पे निसार कर। लोगों ने निसार किए, ये वतन ऐसे तो बना नहीं है और बन के ये महफूज अब तक है, इसलिए है कि ऐसे ही वालिदैन ऐसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं जो शेरों की तरह हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। मैंने जब आपसे ये बात की थी, मैंने कहा आर्मी में भी हैं और हमारे जो सिविलियंस अदारे हैं सिक्योरिटी के, उनमें भी हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक इंटरव्यू किया था तो मैं सुन के हैरान था कि वो DIG हैं और उनके जिस्म के अंदर बमों के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं, दिल के साथ धड़कते हैं उनके। अच्छा। और ये देखें, ये वो जवान हैं, हम बहुत आसानी के साथ ये बात कर चलें देते जी, हैं। मेरे पास टाइम कम है आमिर भाई, माजरत। हम शोहदा को सलाम बेशक पेश करते हैं और दुआ गो भी हैं, दर्जात तो उनके बुलंद हैं, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।